हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक शॉर्ट स्टोरी दी जजमेंट, जो कि लिखी है फ्रांज काफ्का ने। फ्रांज काफ्का की लिखी हुई दो शॉर्ट स्टोरीज आर ड्रीम इन द पीनल कॉलोनी। इनके बारे में मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। फ्रांज काफ्का पैदा हुए थे 3 जुलाई 1883 में। इनकी डेथ हुई थी 3 जून 1924 में। ये एक जर्मन स्पीकिंग बोहेमियन राइटर थे। ये जर्मन लैंग्वेज के बहुत ही इम्पोर्टेंट लिटरेरी फिगर थे। इनके हेड का एक काफ़ी बड़ा स्कल्पचर एक शॉपिंग मॉल के बाहर भी बनाया गया, जो जर्मन लैंग्वेज को शो करता है कि ये जर्मन लैंग्वेज के राइटर थे। ओके, ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इनके जो थीम्स हैं वो थे लॉ, क्राइम, गिल्ट, पनिशमेंट एंड जजमेंट। हम इस स्टोरी में भी देखेंगे कि कैसे ये जजमेंट शो कर रहे होते हैं। जजमेंट किस चीज़ के बारे में? मे बी जजमेंट जो वो पर्सनल जजमेंट हो सकती है, या फिर किसी अथॉरिटी वगैरह की जजमेंट हो सकती है। इस स्टोरी में हम जो जजमेंट देखेंगे वो होगी इनकी पर्सनल। इसके अलावा ये इनकी स्टोरीज़ में हमें जो चीज़ नज़र आती है वो होती है पनिशमेंट। पनिशमेंट जो है वो सोसाइटी की तरफ से या फैमिली की तरफ से मिलने वाली पनिशमेंट। एक्चुअली इनके ये थीम होने की वजह क्या थी? जो फ्रांज काफ्का थे, इनके अपने फादर के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस थे। ये इनके फादर जो है इनको पसंद नहीं थे करते। वो हमेशा इनको डांटते रहते थे, हर बात पे इनको डांट पड़ती थी। इनके फादर कभी इनसे खुश नहीं होते थे। ये एक राइटर बनना चाहते थे, लेकिन इनके फादर नहीं चाहते थे कि एक राइटर बने। इसकी वजह से भी इनके दरमियान क्लैशेस चलते थे। इसके अलावा इनका कोई भी काम उनको उसके फादर को पसंद नहीं आता था। एक ये वजह भी थी कि इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो इनके वर्क थे वो पब्लिश नहीं करवाए थे। जब फ्रांज काफ्का को टीबी हो गया था, इनकी जो डेथ थी वो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुई थी 1924 में। तो बीमारी के दौरान उन्होंने अपने फ्रेंड ब्रॉडमैक्स को बोला था कि मेरे जो वर्क हैं, मेरे लिखे हुए जो वर्क है उनको पब्लिश नहीं करवाना, उनको जला देना। लेकिन इनके फ्रेंड ने क्या किया था कि उनको पब्लिश करवा दिया था। ये अपनी डेथ के बाद काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे। इनकी एक टेक्निक भी इनकी डेथ के बाद फेमस हुई थी, जो कैफकास टेक्निक। उस टेक्निक में क्या होता है कि सीन्स ऑफ हॉरर क्रिएट किए जाते हैं। इस दौर की जो सफरिंग है उस चीज़ को शो किया जाता है, और उसको ऐसे शो किया जाता है कि काफ़ी इलॉजिकल सिनेरियो क्रिएट किया जाता है। मतलब कि जैसे एक बंदा जा रहा है, उसको ठोकर लगी है। वो इनकी शॉर्ट स्टोरी की बात करते हैं आर ड्रीम की। उसमें क्या होता है कि एक बच्चा जा रहा है, उसको ठोकर लगती है, तो साथ ही सारे का सारा सीन बदल जाता है और वो ग्रेवयार्ड पे पहुंच जाता है। मतलब इस तरह के सीन जो है वो क्रिएट की जाती है। या फिर द ट्रायल की बात करते हैं। द ट्रायल में क्या होता है कि एक जो इसका करेक्टर होता है वो सोता है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में सोता है, लेकिन सुबह उठता है तो उसको एक ट्रायल में ले जाते हैं, जहाँ पे जाके उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम होता है, और इसको अपनी पूरी स्टोरी में ये नहीं पता होता कि उसने किया क्या है, और एट दी एंड जो है उसको पनिशमेंट मिल जाती है। मतलब लाइफ इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल। इस बारे में जो इलॉजिकल सिनेरियो क्रिएट किया जाता है, और उससे हॉरर पैदा किया जाता है, और सफरिंग दिखाई जाती है कि लाइफ की सफरिंग क्या है। इनके जो फेमस वर्क हैं वो है द मेटामॉर्फोसिस, जो 1916 में पब्लिश हुआ था, द ट्रायल 1925 में पब्लिश हुआ था, एंड द कैसल जो 1926 में पब्लिश हुआ था। द जजमेंट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट इनका लिटरेरी वर्क है, जो इन्होंने लिखा था 22 और 23 की नाइट में। 1912 में 22 और 23 की नाइट में लिखा था, जिसको पब्लिश किया गया था 1916 में। एक्चुअली फ्रांज काफ्का जो थे वो वार के बारे में लिखने के लिए बैठे थे, लेकिन उस दौरान वो लिखते लिखते इस चीज़ के बारे में लिखने लगे कि जब वो सुबह बात कर रहे थे तो एक्चुअली उनको पता भी नहीं था कि उन्होंने लिखा क्या है। 1912 में वर्ल्ड वार 1 चल रही थी, और वो वर्ल्ड वार के बारे में लिखना चाहते थे, लेकिन लिखते लिखते वो अपनी लाइफ के बारे में लिखने लगे। इनका ये नावल जो है ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। ऑटोबायोग्राफिकल क्या होता है कि जो राइटर होता है उसकी लाइफ का अपना एक्सपीरियंस जो है उसके वर्क में शो हो रहा होता है। वैसे तो हर राइटर जो लिखता है उसकी लाइफ को समहाउ कहीं ना कहीं जो होता है उस वर्क का तल्लुक उसके अपनी लाइफ से ही होता है, लेकिन ऑटोबायोग्राफिकल में हाईली एक्सपीरियंस बताया जाता है अपनी लाइफ का। तो फ्रांज काफ्का के जो लिटरेरी वर्क है वो हाईली ऑटोबायोग्राफिकल होते थे। कि अक्सर इनके जो वर्क थे ना उसमें फादर सन रिलेशनशिप का फेलियर दिखाया जाता है, जो इनकी अपनी लाइफ का मसला था। इसके अलावा जो थे द जजमेंट में देख लेते हैं कि द जजमेंट के जो करेक्टर हैं वो भी इनकी अपनी लाइफ के हैं, इनको उनके साथ रिलेट किया जा सकता है। जैसे कि जो मेन करेक्टर है जॉर्ज बेंडामन, इसको हम कह सकते हैं कि ये काफ्का है। एंड इसके जो फादर हैं, फादर का नाम इस स्टोरी में कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका काफ्का के फादर का नाम था हरमन काफ्का, और इस स्टोरी के जो फादर है उसको हरमन काफ्का के साथ रिलेट किया जा सकता है। उसके अलावा द फ्रेंड जो है इनके
रियल लाइफ में भी फ्रांज काफ्का के एक फ्रेंड थे जो रशिया में रहते थे, और इस स्टोरी में भी फ्रांज काफ्का का फ्रेंड रशिया में रहते हैं। उसके बाद मिस फ्रॉलेन जो फ्रांज काफ्का की वो थी, फियांसी थी। अच्छा, जॉर्ज बेंडामेन ये कैसा कैरेक्टर है? ये एक बहुत सेंसिटिव कैरेक्टर है जो अपनी लाइफ के बारे में फ़ैसले नहीं कर सकता, जिसके ऊपर अपने बाप का काफ़ी ज़्यादा सप्रेशन है, और वो अपने लाइफ के बारे में कोई भी फैसला नहीं करता। अगर वो फैसला करता भी हो तो उसके बारे में डाउट में रहता है कि मैंने ये सही फैसला किया भी है कि नहीं। वो एक चीज़ के बारे में बार बार सोचता रहता है। वो कुछ भी करने लगता है तो उसको बार बार सोचना पड़ता है कि मैं ऐसा करूं या ना करूं। जैसे ये स्टोरी में अपने फ्रेंड को लेटर लिखने लगेगा, लेकिन लिखते लिखते ये रुक जाएगा कि मैं अपने फादर से पूछ के आता हूं कि मुझे ये लेटर लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। उसके बाद जो सेकेंड कैरेक्टर है दी फादर, ये फादर हैं जो ये फ्रांज काफ्का के रियल फादर के साथ ही इनको रिलेट किया गया है कि इनका जो बिहेवियर है वो सेपरेशन वाला है। ये अपने बच्चे को पसंद नहीं करते, मतलब काफ्का को पसंद नहीं करते, यानी जॉर्ज बेंडामेन को, स्टोरी में जॉर्ज बेंडामेन को पसंद नहीं करते, और उसको यही कहते रहते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुमने मेरा ख्याल नहीं किया, मैं बीमार था तुमने ख्याल नहीं किया, तुम्हारा कौन सा फ्रेंड। जब ये कहता है कि मैंने अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है तो मैं ये कहते हैं, इसके फादर कहते हैं कि कौन सा फ्रेंड, तुम्हारा कोई फ्रेंड है? इतने साल का तुमने उसको देखा नहीं है तो अब तुम उसको लेटर लिखने लगे हो। और एट दी एंड जो है उसके फादर ही उसको मरने के लिए कहते हैं, और जॉर्ज बेंडामेन जाके खुदकुशी कर लेते हैं। इसके फ्रेंड का कोई खास रोल नहीं है, बस वो रशिया में रहता है, और ये जो है काफ्का उसको लेटर, जॉर्ज बेंडामेन उसको लेटर लिखता है। और मिस फ्रॉलेन जो उसकी फियांसी होती हैं, जो इसके साथ मिलकर, जॉर्ज बेंडामेन के साथ मिलकर उसके फादर का ख्याल रखती हैं। चलिए अब अपनी स्टोरी की समरी को देखते हैं। इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। इट वॉज ए संडे मॉर्निंग एट द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम इन स्प्रिंग। स्प्रिंग की काफ़ी खूबसूरत मॉर्निंग होती है जिसमें जॉर्ज बेंडामेन जो है वो एक यंग मर्चेंट है, मतलब एक बिजनेसमैन है, और अपने प्राइवेट रूम में बैठे हुए हैं जो फर्स्ट फ्लोर पे बनाया हुआ है। तो उसमें बैठ के अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं। इनके जहाँ पे ये बैठ के लेटर लिख रहे हैं उसके ऊपर एक विंडो है, जहाँ से विंडो के बाहर एक दरिया नज़र आता है, उसके ऊपर ब्रिज है और कुछ पहाड़ियाँ वगैरह और ग्रीनरी नज़र आती है। काफ्का अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहा है जो अब्रॉड चला गया है, और वो अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहता है। लेकिन क्या होता है कि वो लिखते लिखते रुक जाता है कि पता नहीं मुझे ये लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। इसका जो फ्रेंड था वो काफ़ी साल पहले जो था वो रशिया में चला गया था, और तब इसने एसटी पीटरसन में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। लेकिन तब शुरू में बिजनेस उसका अच्छा था, लेकिन अब कुछ साल गुजर गए हैं तो इसको नहीं पता कि उसका बिजनेस कैसा चल रहा है, तो इसलिए रुक जाता है कि पता नहीं मुझे उसे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, कि अब मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, मेरी जो है एंगेजमेंट हो गया मिस फ्रॉलेन से, और मिस फ्रॉलेन जो है वो काफ़ी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती हैं। इसलिए ये सोचने लग जाता है कि अब मैं क्या करूं, और साथ ही ये ना अपनी चाइल्डहुड के मेमोरी के बारे में सोचने लग जाता है कि चाइल्डहुड ईयर में वो कैसे रहता था। एक्चुअली ये चीज़ शो कर रही है, जब ये चाइल्डहुड के बारे में सोच रहा है तो ये चीज़ शो कर रही है कि इसका जो अपनी कॉलोनी के लोग हैं या अभी जो लोग हैं फ्रेंड्स वगैरह हैं वो नहीं है, इसका सोशल सर्कल नहीं है। इसलिए वो बैठ के अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज़ के बारे में सोच रहा है, और अपने एक दोस्त को जिसको वो काफ़ी साल पहले मिला था उसको बैठ के लेटर लिख रहा है। फिर वो सोचता है कि उसका फ्रेंड सोचेगा कि मैं तो उससे कभी मिला भी नहीं हूँ, मैंने उससे कभी मिलने की कोशिश नहीं की। लेकिन उसको क्या पता है कि मेरी लाइफ में पिछले 3 साल में क्या क्या चेंजेस आए हैं। मेरी लाइफ में मेरी मदर की डेथ हो गई है, 2 साल पहले मेरी मदर की डेथ हो गई है। उसके अलावा जो बिज़नेस है उसमें मेरे फादर को मेरा कोई आइडिया पसंद नहीं आता था, मैं जो आइडिया देता हूँ मेरे फादर को पसंद नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस जो है वो हासिल कर ली है। अच्छा, फिर क्या होता है कि वो काफ़ी देर बैठा रहता है उसी टेबल पे कि लेटर लिख रहा होता है, और फिर लेटर लिख लेता है। लेटर में लिखता है कि मेरी कुछ देर पहले एंगेजमेंट हो गई थी, मिस फ्राइडा से एंगेजमेंट हो गई थी, और ये वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है, तो मैं बहुत सारी बातें जो है अपनी फियांसी के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन अभी इस टाइम के लिए इनफ है, और मेरी फियांसी की तरफ से भी बहुत सारी तुम्हें सलाम दुआ। तो उसके बाद वो पॉकेट में डालता है अपना लेटर और नीचे आ जाता है। नीचे आता है जब तो वो अपने फादर के रूम में जाता है। काफ़ी मंथ से, मतलब एंगेजमेंट के बाद वो अपने फादर के रूम में नहीं गया था, इसलिए वो अपने फादर के रूम में जाता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। वो फील करता है कि इतना ज़्यादा अंधेरा क्यों है, और फिर बैठता है और अपने फादर को देखता है कि ये इनका हाल क्या हो गया। मतलब उसने काफ़ी देर से अपने फादर की केयर नहीं की थी, इसलिए वो थोड़ा सा गिल्ट फील करता है। फिर उसके बाद जो अपने फादर को ब्रेकफास्ट वगैरह करवाता है, और ये भी सोचता है कि इतनी सनी मॉर्निंग है तो इसमें विंडो वगैरह बंद है, तो सारा रूम डार्क है, तो वो पूछता है अपने फादर से कि ये आपने विंडो क्यों बंद की हुई है। तो उसका फादर कहता है कि मैं ये प्रेफर करता हूँ। फिर वो अपने जेब से एक लेटर निकालता है, वही लेटर निकालता है और कहता है कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एसटी पीटर्सबर्ग में लेटर लिख रहा हूँ। तो वो कहता है एसटी पीटर्सबर्ग, इसका फादर उस क्यों? तो वो जॉर्ज आगे से कहता है कि मैं अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहा हूँ जो रशिया में रह रहा है।
मैं उसको बताना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ। जॉर्ज कहता है कि वो मेरा अच्छा दोस्त है, मुझे उससे बताना चाहिए कि मेरी एंगेजमेंट होगी है। उसके फादर को ये सुनकर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें उसकी अपनी फ्रेंड की पड़ी हुई है, उसको बताने की पड़ी हुई है। अच्छा, तुम मुझसे ये बात करने आए हो कि मैं अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहा हूँ, तुम मुझसे मेरी बात करने नहीं आए। हमने पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ज़्यादा नुकसानात देखे हैं, तुम्हारी मदर की डेथ हुई है, उसके बाद बिजनेस में इतना नुकसान हुआ है, तो तुमने उस बारे में बात नहीं की मुझसे, बल्कि तुम इस बारे में बात करने आए हो। अब हमें उस बारे में बात करनी चाहिए, अपने बारे में बात करनी चाहिए। क्या तुम्हारा वाकई कोई रशिया में दोस्त भी है? इस तरह की काफ़ी ज़्यादा उसको बातें सुनाते हैं। जॉर्ज ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील करता है और वो कहता है कि मुझे अपने दोस्त को भूल जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा दोस्त हैं जो मिल जाते हैं, लेकिन फ़ादर तो एक ही होता है। फिर वो सोचता है कि मुझे अपने फ़ादर का ख्याल करना चाहिए, तो वो अपने फ़ादर को लौटाता है, उसको चेंज वगैरह करवाता है, उसको सही तरह से उसका ख्याल रखने की कोशिश करता है और उनको कहता है कि आपको बिज़नेस की वजह से जो है ना आपकी सेहत ख़राब हो रही है, मैं बिज़नेस को देख लूँगा, आप अपना ख्याल करें, आप ऐसे डार्क में बैठे हुए हैं, आपको अपना ख्याल करना चाहिए। जब वो अपने फादर को चेंज करवा रहा होता है, उसका ट्राउज़र उतारता है, तो वो देखता है कि उनका जो अंडरवियर है वो बहुत ज़्यादा गंदा है। तो वो फील करता है कि मतलब मुझे अपने फादर का ख्याल रखना चाहिए, मुझे उनकी सफाई का ख्याल रखना चाहिए। मैंने तो इवन अपनी फियांसे से भी बात नहीं की कि मैं उसके बाद, हमारी शादी के बाद हमारे जो फादर है वो कहाँ रहेंगे। अगर वो इधर रहेंगे तो वो तो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। फिर उनको लटाता है, वो जॉर्ज अपने फादर को लटाता है, उनके ऊपर उनको कवर करता है। अब जॉर्ज बाहर जाने लगता है, उसको कवर करके बाहर जाने लगता है, तो वो उसका फादर जो है ना अचानक से उठ के खड़ा हो जाता है। उसको कहता है कि तुम तो मुझे कवर करना चाहते हो, तुम अभी मुझे कवर करके तो फिर जाओगे और अपने वो जो डबल फेस तुम्हारा दोस्त है तुम उसको लेटर लिखने लग जाओगे, जो रशिया में रहता है। तो जो जॉर्ज होता है वो ये सुन के इतना हैरान हो जाता है कि अभी तो मेरे फादर को मेरे दोस्त का याद तक नहीं था, अभी इनको कैसे याद आ गया। इनके दरमियान ना काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। वो उसको जॉर्ज का फादर उसको कहता है कि तुम ना जो जहाँ पे जाना चाहते हो ना वहाँ पे चले जाओ, मैं जो हूँ ना कंप्लीट स्ट्रेंथ रखता हूँ, मैं अपने आप को उठा सकता हूँ, मैं खुद जो है अपने आप को संभाल सकता हूँ, तुम्हें ज़रूरत नहीं है मुझे संभालने की। तुम जाओ अपनी फियांसी के साथ जो है शादी करो और यहाँ से चले जाओ। आगे से वो उसको कहता है कि मैं तो तुम्हारे दोस्त को लेटर लिखता आ रहा हूँ, तो मेरे पास जो राइटिंग के मतलब पेज, मेरे पास पेंसिल वगैरह थी, तुम वो तो चीज़ें मेरे पास ही छोड़ गए थे, खुद तो तुम मेरे पास से चले गए थे, लेकिन लिखने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती वो मेरे पास थी और मैं तो तुम्हारे फ्रेंड को लिखता रहा हूँ। इसीलिए तो वो कितने सालों से यहाँ पे आया नहीं है, उसको पता है कि तुम किस तरह के हो, इसीलिए वो इतने सालों से नहीं आया। मैं उसको एक एक चीज़ के बारे में बताता रहा हूँ और वो मुझे तुमसे बेहतर जानता है। उसका फादर कहता है कि तुम अभी तक मैच्योर नहीं हो, तुम्हारी इतनी ज़्यादा एज होगी, तुम मैच्योर नहीं हो, तुम्हारी माँ भी ये वाली खुशी नहीं देख के गई है। जब ये सुन के जो है जॉर्ज को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो गुस्से में ऊंची आवाज़ में बोलता है कि आप मेरे फ्रेंड को लेटर लिखते रहे हो। तो ये सुन के जॉर्ज का फादर जो है वो भी उसको फिर बातें सुनाने लग जाता है कि तुम सिर्फ अपने बारे में जानते हो, तुम्हें दूसरों का नहीं पता, और मैं जो है तुम्हें डूब के मर जाने के लिए कहता हूँ। वो ये वर्ड यूज़ करता है, आई सेंटेंस यू नाउ टू डेथ बाय ड्रोनिंग। ये सुनकर जॉर्ज वहाँ से चला जाता है, रूम से निकल जाता है बाहर। उसके बाद क्या होता है, जॉर्ज जो है वो चला जाता है वहाँ से। उसके माइंड में पास्ट की सारी मेमोरीज चल रही होती है, यही वर्ड्स उसके माइंड में बार बार घूम रहे होते हैं। और वो एक ब्रिज पे जाता है और कहता है, डियर पेरेंट्स, आई हैव ऑलवेज लव्ड यू नॉनदलेस। ब्रिज से छलांग लगा लेता है, मतलब खुदकुशी कर लेते हैं। और फिर इस स्टोरी की लास्ट लाइन लिखी हुई है, एट दैट मोमेंट एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग स्ट्रीम ऑफ ट्रैफिक वॉज गोइंग ओवर द ब्रिज। इसकी जो लास्ट लाइन है वो काफ़ी सिंबॉलिक है कि एक बंदे के खुदकुशी कर लेने से उस बाकी दुनिया का निज़ाम नहीं रुक जाना, उसकी डेथ से दुनिया का सारा का निज़ाम चलता रहा। मतलब अनएंडिंग स्ट्रीम ऑफ ट्रैफिक वाज गोइंग ओवर द ब्रिज। वहाँ से खुदकुशी करने के बाद भी जो अनएंडिंग स्ट्रीम ऑफ ट्रैफिक है ना वो चल रही है, वहाँ से ट्रैफिक जो है वो चलती रहनी है। 10 बंदे भी खुदकुशी कर लेंगे तो ट्रैफिक जो है ना वहाँ पर चलती रहनी है, वो कभी नहीं रुकेगी, ये दुनिया जो है वो कभी नहीं रुकेगी। अब हम इसके थीम्स की बात करते हैं। इसका जो फर्स्ट थीम है वो है डेथ। हम देख रहे हैं कि स्टोरी के लास्ट पे जो इसका मेन कैरेक्टर है उसकी डेथ हो गई है, उसने जो है वो खुदकुशी कर ली है। ये चीज़ एक्चुअली शो करते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं ना वो बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होते हैं बच्चों के लिए। लेकिन जब हमारे पेरेंट्स ही हमें बहुत ज़्यादा बातें सुनाएं, हम पे ट्रस्ट ना करें, हमें नकम्मा समझें और मतलब हमें बोलें कि जाके खुदकुशी कर लो, जाके तुम डूब के मर जाओ, तो फिर एक बच्चा जो होता है वो भले बहुत बड़ा हो गया हो, बच्चा ना हो, बड़ा हो गया हो, लेकिन वो वहाँ पे जाके खुदकुशी कर सकता है। उसके बाद सेकंड थीम आता है यहाँ पे पर्सनल फेलियर। इस सारी स्टोरी में पर्सनल फेलियर नज़र आता है और ये फ्रेंड्स काफ्का की अपनी लाइफ के साथ रिलेटेड है। वो अपनी लाइफ में पर्सनल जो था ना फेलियर था, अपने फादर की वजह से पर्सनल फेलियर था, अपनी लाइफ की इस मॉडर्न दौर अब्सर्डिज्म की वजह पर्सनल फेलियर था वो। उसके बाद एक इसका थीम बनता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन।
इस मॉडर्न जनरेशन का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। इस स्टोरी में हमें क्या नज़र आता है, फादर सन रिलेशनशिप में लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो बच्चा है वो अपने फादर को बता ही नहीं पाता कि जो वो बताना चाहता होता है, वो क्लियर बात नहीं कर सकता, वो कितने मंथ्स उनसे मिला ही नहीं होता, उसे पता ही नहीं उसके फादर की लाइफ में क्या चल रहा है, फादर को पता ही नहीं कि उसके बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है। हमारे मॉडर्न दौर का यही मसला है कि हम लोगों को पता ही नहीं, हम लोग जो बताना चाहते होते हैं दूसरों को हम नहीं बता सकते। हम अगर बताने की कोशिश भी करें तो हम सोचते हैं कि पता नहीं ये मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। जैसे जॉर्ज सोचता है कि पता नहीं मुझे अपने फ्रेंड को ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, मुझे अपने फ्रेंड को ये एंगेजमेंट के बारे में बताना चाहिए, या मदर की डेथ के बारे में बताना चाहिए, या बिजनेस के बारे में बताना चाहिए। मतलब वो इस चीज़ का फैसला ही नहीं कर सकता कि मुझे उसे बताना क्या चाहिए। इसका जो चौथा थीम है आइसोलेशन, वो भी इसी के साथ रिलेटेड है कि हर बंदा जो है ना वो आइसोलेटेड है। ये जॉर्ज है वो भी अपनी सोसाइटी में क्या है कि उसका सोशल नहीं है वो, क्योंकि अगर वो सोसाइटी के साथ ज़्यादा लिंक्ड होता तो वो एक अपने दोस्त को दूसरे कंट्री में क्यों लेटर लिख रहा होता। यही तो चीज़ शो करती है ना कि वो अपनी सोसाइटी के साथ ज़्यादा लिंक्ड नहीं है, उसको कोई भी ऐसा यहाँ पे नहीं मिल रहा कि वो उससे बात कर सके, इसलिए तो वो अपने दोस्त को इतनी दूर लेटर लिख रहा है। उसके बाद है पेरेंटल लव। एक्चुअली पेरेंटल लव जो है ना वो ये है कि जो माँ बाप होते हैं उनका प्यार बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर माँ बाप बच्चों को प्यार नहीं करते तो बच्चे जो हैं भले वो सुसाइड ना करें लेकिन उनकी लाइफ जो है ना वो एज ए फेलियर ही चल रही होती है। वो अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो अपने फैसले नहीं ले सकते, उनको पता ही नहीं लगता कि उन्होंने चूज़ क्या करना है ज़िंदगी में, तो वो ज़िंदगी में फेलियर रहते हैं। यहाँ पे हमारी स्टोरी कंप्लीट एंड हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।